उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार किसानों और प्रधानमंत्री आवास योजना अनेकों योजनाएं नौजवान उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सराहनीय बजट पेश किया, जिससे आम जनमानस को इस बजट का फायदा मिलेगा। ये बात सांसद मुकेश राजपूत ने लकूला स्थित जितेंद्र सिंह के अस्पताल के सभागार में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। देखिए रिपोर्ट। कि अपने यहाँ माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम देश में जो भी गरीब लोग हैं उन्हें हर व्यक्ति को सर पर छत देंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास इतने मिले, लगभग फर्रुखाबाद जनपद के सभी जो सूची थी वो संतृप्त हो चुकी है। इसके बावजूद भी फिर भी 66% और बजट बढ़ाया गया। 66% बजट इसलिए बढ़ाया कि हम उस बजट के माध्यम से जो भी दोबारा फिर सर्वे कराएंगे, कोई भी व्यक्ति बच गया, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसके सर पर छत ना हो। दोबारा फिर सर्वे होगी और सर्वे में जितने लोग आएंगे उन सभी जो छत विहीन व्यक्ति हैं, जो मकान विहीन व्यक्ति हैं, उन लोगों को आवास देने के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को आवास दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत 66% बजट बढ़ाया गया है और 66% बजट बढ़ने से ये लगभग 80,000 करोड़ रुपए एक बजट में व्यवस्था की गई है। ऐसे ही रेलवे में 2.40 लाख करोड़ रुपए, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए पूंजी निधि का प्रावधान किया गया है, जो 13-14 के उपलब्ध कराई गई धनराशि से लगभग ये 9 गुने से भी अधिक है। जो 2013-14 में धनराशि जो बजट दिया गया था उससे 9 गुना अधिक है। ये जो है, इससे पूरे हिंदुस्तान में जो ट्रेनें, कुछ जगह तो ऐसी स्टेशन बनेंगी जो एक तरह से जैसे एयरपोर्ट पर हम जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं तो पूरी एयर कंडीशन स्टेशन होती है। उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि मैं हिंदुस्तान के किसी प्लेटफार्म पर स्टेशन पर आया हूं कि मैं एयरपोर्ट पे आ गया। मैं ऐसे दो रेलवे स्टेशन का मैंने निरीक्षण किया है। और उसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी की जो है ट्रेनें, जो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1271 स्टेशनों को चयनित किया गया है। इसमें अपनी फर्रुखाबाद की भी स्टेशन है। इस स्टेशन में जो फर्रुखाबाद की भी स्टेशन है, इसमें भी इसे भी बहुत अच्छे विकसित की जाएगी। और इस ट्रैक पे जो अपने 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। ये 100 5G सेवाओं पर नौजवानों को ट्रेनिंग देने के लिए इसमें 100 लैब हिंदुस्तान में स्थापित की जाएगी। इन 100 लैबों से जो बच्चे ट्रेंड होंगे वो तरह तरह के रोजगार और तरह तरह की उन्हें नई नेटवर्किंग से सिस्टम से वो जुड़ेंगे और लोगों को इसमें काफी, इससे भी लोगों को लाभ होगा। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत पहले 5 लाख रुपए तक जिनकी आय थी, 5 लाख से 1 रुपए ज्यादा हो जाता था तो उन पर आय कर के दायरे में आ जाते थे। उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया। 2 लाख स्लैब इसको बढ़ा दी गई, 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया। इसके लिए भी मैं अपने प्रधानमंत्री को, इससे सरकार को तो घाटा होगा, लेकिन आम जो मध्यवर्गीय लोग हैं उन्हें फायदा होगा। यदि 7 लाख रुपए तक उनकी आय है तो उन पर कोई भी आयकर, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके लिए भी जो मध्यवर्गीय लोगों के लिए इस तरह की पहली बार इस योजना में लाभ दिया गया, इसके लिए भी मैं अपने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का बजट में जो पास किया है उसे बधाई देता हूं। दूसरा, बजट की जो 7 प्राथमिकताएं हैं, ये 7 प्राथमिकताएं एक तरह से हम कह सकते हैं ये सप्त ऋषि की तरह ये 7 प्राथमिकताएं हैं। ये बजट जो है समावेशी विकास, इसमें समावेशी विकास भी दिखता है
अंतिम छोर तक व्यक्ति की पहुंच के लिए बुनियादी ढांचा और निवेश भी इसमें है, नियत क्षमताओं का विस्तार भी है, हरित विकास भी है, युवा शक्ति है तथा वित्तीय क्षेत्र में भी इसमें ये सप्त ऋषि जैसा ये बजट है। इस बजट की जितनी भी प्रशंसा की जाए, और इसका बजट का हमने ही नहीं, पक्ष के लोग नहीं, विपक्ष नहीं, पूरे विश्व के लोगों ने इसकी सराहना की गई है। क्यों? हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस बजट की आवश्यकता थी। इस बजट से लोगों को रोजगार मिलेंगे, किसानों को उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचने के लिए मार्केट मिलेगा, विश्व के लोग भी यहाँ पर अपना निवेश करने आएंगे। इसी तरह का बजट हमारे उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी पेश किया है, उसमें भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखी है, आपने यहाँ लिखा भी होगा, लेकिन हम सदन के में थे इसलिए मैं आपके माध्यम से जो बजट में दिया गया है वो यहाँ के लोगों तक पहुंचे, इस उद्देश्य से मैंने आपको आज लिस्ट दिया है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है वो ऐसा बजट है, आज तक ऐसा बजट पेश नहीं किया गया। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा बजट पेश किया गया जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करने के लिए दिया गया। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान में पहली बार इतने बजट पेश हुए, इतना बजट कभी नहीं दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लाख करोड़ बजट का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो लोगों के आवागमन की सुविधाएं नहीं होंगी, तो यहाँ कोई निवेश करने नहीं आएगा, और जब निवेश नहीं करने आएगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे। तो इस उद्देश्य से बड़े दूरदर्शी सोच के साथ आज आप देख रहे होंगे विश्व में कोरोना के बावजूद भी हिंदुस्तान की जो जीडीपी है वो बढ़ रही है, अन्य देशों में घट रही है। हिंदुस्तान आज उभरता हुआ देश बन रहा है पूरे विश्व में। आज मैं टीवी चैनल पर भी देख रहा हूं, प्रिंट मीडिया में भी मैंने पढ़ा है कि आज पाकिस्तान के नौजवान कहते हैं कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। मैंने देश का बंटवारा जरूर कर लिया, देश के बंटवारा से हम इस्लामीकरण नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ भुखमरी आ गई। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हमारे होते तो हमें यहाँ खाने के लिए अनाज मिलता, रोजगार मिलता। तो आपके देश के प्रधानमंत्री की दूसरे देश के नौजवान या विश्व की किसी भी धरती पर माननीय नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री की तारीफ की जाए तो ये हमारे लिए, सबके लिए गौरवशाली बात होती है, गौरव का दिन होता है। उस दिन जिस दिन देश के प्रधानमंत्री की या देश के किसी व्यक्ति की तारीफ की जाए, हमारे कोई खिलाड़ी की तारीफ करे तो हमारे सबके लिए गौरव की बात होती है, या हमारा कोई खिलाड़ी कोई मेडल लाए तो इसके लिए हमारी गौरव की बात होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसा खर्च करने का उद्देश्य यही है सबसे ज्यादा कि हिंदुस्तान में जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को बनेगा 10 लाख करोड़ का, तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर उससे भारत में को श्री अन्न योजना के लिए, भारत में जो अपने मोटे अनाज थे अब उन्हें मोटे अनाज नहीं, श्री अन्न योजना के अंतर्गत ये पहले जैसे हम लोगों ने योगा को पूरे विश्व में देन हिंदुस्तान की है कि हमने आज योगा शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री ने 21 जून को, आज पूरे विश्व में योगा डे के रूप में उसे मनाया जाता है। इसी तरह हम अपने मोटे अनाज जो हमारा हिंदुस्तान का ही किसान खाता था उसे वैश्विक मार्केट नहीं मिला, विश्व का मार्केट नहीं मिला, उसे वैश्विक मार्केट मिले, उसे श्री अन्न योजना के अंतर्गत इसके लिए अच्छी अच्छी प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, और उन प्रयोगशालाओं में और पौष्टिक कैसे मोटा अनाज पैदा किया जाए, और उस मोटे अनाज को, मोटा अनाज विश्व में हिंदुस्तान में ही सर्वाधिक पैदा होता है और उसका लाभकारी हमारे किसानों को दाम नहीं मिलता है। उस मोटे अनाज का लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए
उसका मार्केट तैयार किया जाए, इसके लिए लैब भी तैयार की जा रही है। दूसरा, इसे मार्केटिंग कैसे की जाए पूरे विश्व में, मोटे अनाज को, श्री अन्न को पूरे विश्व में इसे मार्केटिंग के रूप में लोग श्री अन्न को उसे लें और उसको अपने दैनिक उपयोग में उसका उपयोग करें, इसके लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है। दूसरा, एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि अपने यहाँ जो सेप्टिक टैंक और नाले होते थे उसमें हमने देखा अक्सर आती है सूचनाएं, सेप्टिक टैंक में 4 मजदूर घुसे और चारों ही मृत पाए गए, या उसमें नाले में सफाई करने गए गैस की वजह से। तो जितने भी हमारे सेप्टिक टैंक हैं या नाले हैं, उनको अब मानव रहित मशीनों से वो साफ होंगे, किसी मानव से साफ नहीं किए जाएंगे। नई सबसे और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो अपने शून्यकाल के बजट में, मैंने सदन में शीतकालीन सत्र में डाकघर की अल्प बचत योजनाओं और अधिक आकर्षक बनाने की आवाज शून्यकाल में उठाई थी, जिसे देश की यशस्वी वित्त मंत्री ने अच्छे स्वीकार करते हुए डाकघर की अल्प बचत योजनाओं की ओर से अधिक आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए, वो बताना चाहिए। नंबर 1 जनवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा संचालित सभी अल्प बचत योजनाओं में 1% ब्याज दर की वृद्धि की गई है। सभी अल्प बचत योजनाएं जितनी हम लोगों ने लोकसभा में उठाया था, हमने सर ये जो अपनी ब्याज दर कम है तो आदमी लोकल जो है चिट फंड की कंपनियों में पैसा जमा करते हैं, वो पैसा मारा जाता है